हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की। ठीक है, कांस्टेबल की सबसे कितने सारे पद आए हैं। एक बम्पर भर्ती है, बम्पर वैकेंसी है और एग्जाम का जो टाइम है देखिए एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में होगा। तो आप लोग तैयारियों में लग जाइए। हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर रही हूँ मैं। प्रैक्टिस सेट होगा ये आपका साइंस का। साइंस में प्रैक्टिस सेट में हमने स्पेशली जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज आए हैं उनको स्पेशली रखा गया है। और ये जो पूरी सीरीज होने वाली है प्रैक्टिस सेट की, ये स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही होगी। ठीक है, तो आइए प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है देखिए कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। ये देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आया हुआ है, 2019 में पेपर आया था। तो देखिए रक्त समूह प्रणाली की खोज के बारे में बात करते हैं। तो रक्त समूह प्रणाली की खोज की बात करें तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने सन 1900 में इसकी खोज की थी। किसकी? ब्लड ग्रुप प्रणाली की। ठीक है, और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, अब कार्ल एंड स्टीनर ने देखिए ब्लड ग्रुप के अगर हम बारे में बात करें तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप देखिए पहले इन्होंने खोजे थे ए, बी और सी, जिसको इन्होंने बाद में बदल कर दिया था ए, बी और ओ। अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं तो कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? देखिए ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और होता है ओ। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। अगर हम बात करें ए बी की तो ये वो ब्लड ग्रुप है, इसे बोला जाता है सर्वग्राही। क्या बोला जाता है इसको? ए बी को बोला जाता है सर्वग्राही। यानी ये ब्लड ग्रुप और जो ब्लड ग्रुप हैं उनसे भी ब्लड ले सकता है, यानी कि ए से, बी से और ओ से। अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ओ की, ये क्या होता है? ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ये सर्वदाता होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप ओ। ये सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को अपना ब्लड दे सकता है। तो हमने किसके बारे में बात की? देखिए रक्त समूह प्रणाली के बारे में बात की। तो खोज किसने की थी? खोज की थी कार्ल लैंड स्टेनर ने। कब खोजी थी? 1900 में इसकी डिस्कवरी की थी। 1930 में कार्ल लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। जो ए बी होता है ये होता है सर्वग्राही और ब्लड ग्रुप ओ होता है सर्वदाता। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये विटामिन होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन की तो ये होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। अगर विटामिन की डिस्कवरी के बारे में बात करूं, यानी कि इनकी खोज के बारे में अगर हम बात करें तो इसको खोजा था फंक ने। किसने? फंक ने। ठीक है, विटामिन कौन होते हैं? विटामिन होते हैं आपके कार्बनिक यौगिक। अब देखिए कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये बेसिकली आपके विटामिन होते हैं। विटामिन बी के और सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो बनता है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं और आपके बसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन बी और सी की, विटामिन बी और सी ये होते हैं जल में घुलनशील, यानी कि वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील।
कौन कौन से विटामिन? विटामिन बी और सी। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए, डी, ई और के की, तो ये होते हैं आपके फैट सॉल्युबल, यानी कि बसा में घुलनशील, बसा में घुलनशील। ठीक है, ये विटामिन के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी कि विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, विटामिन को खोजा था फंक ने। और कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के, जिनमें से विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई और के होते हैं आपके फैट सॉल्युबल, यानी कि बसा में घुलनशील। अब चलते हैं प्रश्न की ओर कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया था। प्रश्न में हमसे पूछा था कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बायोटिन। क्या होगा? बायोटिन। अभी देखिए, जो बायोटिन होता है यानी विटामिन B7, ये आपके आंखों के लिए, आंख, बाल, आपकी स्किन यानी कि त्वचा, और आपका मस्तिष्क अच्छे तरीके से कार्य करे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि आपका जो ब्रेन है उसके फंक्शन के लिए, मस्तिष्क कार्य अच्छे से करे, आपके आंखों के लिए, आपके बालों के लिए और आपकी त्वचा यानी स्किन के लिए बायोटिन बहुत एसेंशियल होता है। ठीक है, अब देखिए रेस्ट ऑफ जो 3 ऑप्शंस बचे हमारे पास। पेंटोथेनिक एसिड, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है विटामिन B5। क्या होता है? पेंटेथोनिक एसिड होता है विटामिन B5। अगर मैं स्कॉर्बिक एसिड की बात करूं तो ये होता है विटामिन सी, जो किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। और ये जो फॉलिक एसिड होता है ये होता है आपका विटामिन B9। कौन सा विटामिन होता है? फॉलिक एसिड, विटामिन B9। अच्छा, फॉलिक एसिड यानी विटामिन बी की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो कौन सा रोग बनता है? वो बनता है मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से? विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन था विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि जीवाणु। अब देखिए, अगर बैक्टीरिया की बात हो रही है तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि बैक्टीरिया को खोजा किसने था, इसके बारे में सबसे पहले बात किसने की? तो इसके बारे में सबसे पहले बात कह सकते हैं या फिर खोज कह सकते हैं, वो की थी ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछा है बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, तो वो होता है टाइफाइड। कौन सा? टाइफाइड। तो देखिए टाइफाइड जो है, अब ये किस जीवाणु के द्वारा होता है, इसका नाम भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो हमें वो नाम भी पता होना चाहिए। तो टाइफाइड रोग जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। आप नाम से भी कोरिलेट कर सकते हैं, टाइफी मींस टाइफाइड, याद रखने के लिए। ठीक है, टाइफाइड। अगर मैं इसके टाइफाइड के टीके की बात करूं, टाइफाइड, टाइफाइड का जो टीका होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है TY21A। ठीक है, तो टाइफाइड क्या है? हमारा बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया के बारे की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर के द्वारा किस विटामिन का निर्माण होता है? ये ऐसा विटामिन है जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, हम कहते हैं धूप से प्राप्त होता है। तो वो कौन सा होता है? विटामिन डी। ठीक है, अगर मैं बात करूं विटामिन डी के रासायनिक नाम की, तो वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल।
देखिए जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नामों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। और जो मेन जो आपके विटामिन हैं, देखिए विटामिन का रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज, है ना, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो अगर हम बात करें देखिए विटामिन ए की, अगर मैं इसके रासायनिक नाम की बात करूं तो ये होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, यानी कमी हो जाए, तो रोग जो होता है वो होता है रतौंधी, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है विटामिन सी। अगर विटामिन सी के मैं अगर बात करूं रासायनिक नाम की तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो कौन सा रोग बनता है? ठीक है, इसकी कमी से जो रोग बनेगा वो होता है स्कर्बी। कौन सा? स्कर्बी। जो कहाँ होता है? बेसिकली जो आपके दांतों के जो मसूड़े, जो गम्स होते हैं, उनमें होता है। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम। इसकी कमी से जो रोग होगा वो होगा स्कर्बी। अगर मैं बात करूं विटामिन बी की तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। हमसे क्वेश्चन पूछा था सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर को जो विटामिन मिलता है या जिसका निर्माण होता है वो होता है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। देखिए अगला प्रश्न ये कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? अब हीमोग्लोबिन की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं HB से, ये बेसिकली होता है एक प्रोटीन। ये होता है प्रोटीन। और ये कैसा प्रोटीन होता है? ये प्रोटीन होता है आयरन युक्त। आयरन युक्त। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। और इसका काम होता है हमारे ब्लड को, जो हमारा रक्त होता है, ब्लड को लाल रंग प्रदान करना। लाल रंग प्रदान करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में बात की। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन? आयरन युक्त प्रोटीन है, जो क्या करता है? ब्लड को लाल रंग देने का काम करता है। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। कौन सा रोग बनता है? एनीमिया बनता है। देखिए अगर मैं बात करूं मलेरिया की, जो कि हमारा ए ऑप्शन है, तो देखिए ये जो मलेरिया होता है, मलेरिया कब होता है या किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है ये होता है आपका कौन सा? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। किसके कारण? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया। ठीक है, अगर रेबीज की बात करें तो रेबीज कब होता है? जब आपको कुत्ते, बिल्ली या बंदर काट लेते हैं, तब रेबीज होता है। हैजा, है ना, हैजा होता है किसके कारण? ये कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। किस जीवाणु के कारण होता है? उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? आपको पता होना चाहिए कौन सा है वो? विब्रियो कॉलेरी। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग बनता है? वो बनता है एनीमिया। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष होता क्या है। अगर मैं बात करूं प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष वो होता है यानी कि जब प्रकाश क्या करता है? एक वर्ष में किसी दूरी को तय करता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या मापता है बेसिकली? तो ये, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा दूरी, यानी प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? जब प्रकाश एक वर्ष में दूरी को तय करता है वो आपका प्रकाश वर्ष होता है।
अगर मैं बात करूं एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो वो होते हैं 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये पता होना चाहिए, एक प्रकाश वर्ष में 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होती है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है, प्रकाश वर्ष करता है दूरी का मापन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। तो देखिए वायुमंडलीय दबाव के बारे में जब भी बात होगी तो इसका ऑप्शन होगा बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर होता क्या है, बेसिकली बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दबाव को मापने का एक उपकरण है। इसमें कुछ रीडिंग्स होती हैं, है ना। देखिए अगर वो रीडिंग एक साथ नीचे आ जाए, मतलब एक साथ नीचे आ जाए, तो इसका संदेश होता है कि भूकंप या फिर आंधी आने वाली है। ठीक है, अगर ये धीरे धीरे नीचे आए तो इसका संकेत होता है बारिश आने का। ये क्या संकेत देता है कि बारिश आने वाली है। ठीक है, अगर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है तो ये संकेत मिलता है कि मौसम साफ है, मौसम साफ। एक बार क्वेश्चन बना था इस तरीके से प्रीवियस ईयर में कि बैरोमीटर, ये जो बैरोमीटर उपकरण है, जब इसमें रेटिंग स्केल एक साथ नीचे गिर जाती है तो वह किसका संकेत करता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक साथ नीचे आएगा तो भूकंप या आंधी का संकेत देता है, धीरे धीरे नीचे आना बारिश का संकेत देता है, और धीरे धीरे ऊपर जाना मौसम साफ होने का संकेत देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ध्वनि, ध्वनि यानी कि साउंड निम्न में से किसमें गमन नहीं कर सकती, किसमें गमन नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूं ध्वनि की, साउंड ये होता क्या है, ये बेसिकली यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगें। अब यांत्रिक तरंग हैं तो इन्हें माध्यम की आवश्यकता होगी, जब ये ट्रेवल करेंगे तो इनको माध्यम की आवश्यकता होगी ही होगी। तो ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती, तो माध्यम कहाँ नहीं होता, निर्वात में। निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न है, शक्ति की भौतिक राशि की विमा क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है, देखिए 27/1/2019 में कि शक्ति की भौतिक राशि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति यानी कि पावर। पावर होता क्या है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं कम से कम शब्दों में, तो पावर होता है वह समय दर, वह समय दर जिस पर कार्य किया गया हो, जिस पर कार्य किया गया हो। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं, यानी कि शक्ति पावर P बराबर होगा W/T। ठीक है, P फॉर पावर, W फॉर वर्क और T फॉर होगा आपका टाइम। ठीक है, अब शक्ति के बारे में बात कर ली, यानी कि शक्ति क्या होता है, वह समय दर जिस पर कोई कार्य किया गया हो। सूत्र की बात कर ली, P बराबर W/T होता है। अब इसकी बात आती है इसकी SI यूनिट की, तो जो शक्ति का SI यूनिट होता है वो होता है वाट। क्या होता है, वॉट। अब एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, एक यूनिट आती है हॉर्स पावर, HP मींस हॉर्स पावर।
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो ये होते हैं आपके 746 वॉट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात हो रही थी बहुत शक्ति की भौतिक राशि की विमा की, तो ये होता है ml² T-3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है? येलो केक, ये खाने वाला केक नहीं है, येलो केक। तो येलो केक के नाम से जिस खनिज को जाना जाता है वो है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम U-237। अगर मैं यूरेनियम के परमाणु क्रमांक की बात करूं, परमाणु क्रमांक, तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 921। अब ये होता कैसा है ना, इसका टेक्सचर कैसा होता है? तो ये जो येलो केक है यानी कि यूरेनियम है, ये मिलता है सफेद चांदी जैसा, सफेद चांदी जैसा दुर्बल दुर्बल रेडियोधर्मी तत्व। कैसा होता है ये? सफेद चांदी जैसा और दुर्बल रेडियोधर्मी तत्व होता है यूरेनियम U-37, और जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 921। तो येलो केक के नाम से जिसको जाना जाता है वो होता है आपका यूरेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी धातु है जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है? तो देखिए वो है आपकी पोटेशियम। दो ऐसी हैं आपकी धातुएं, जैसे पोटेशियम है और सोडियम है, इनको आप ओपनली नेचर में नहीं रख सकते। अगर आपने इनको ओपनली नेचर में रख दिया तो ये तुरंत रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगी। इसीलिए जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, इनको कैसे रखा जाता है? कैरोसिन के ऑयल में डुबोकर। किसमें? कैरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है डुबोकर? ताकि ये डायरेक्ट हवा के संपर्क में आकर कोई रिएक्शन स्टार्ट ना करें। अब देखिए अभिक्रियाशील के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सबसे सर्वाधिक जो अभिक्रियाशील होती है वो होती है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, फिर लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और उसके बाद जस्ता, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, इस तरीके से इनका एक सीक्वेंस होता है। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम होती है। निम्नलिखित में से कौन लौह खनिज है? ठीक है, लौह खनिज की बात हो रही है तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि लौह खनिज होते क्या है। तो लौह खनिज यानी कि वे खनिज जिसमें क्या हो? लौह अयस्क हो। वे खनिज जिनमें लौह अयस्क हो। अब ये लौह अयस्क जैसे कि कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एक तो होगा मैग्नीज, और क्या होगा? निकल, और एक होता है क्रोमाइट। एक क्या होगा? क्रोमाइट। यानी कि ऐसे खनिज जिनमें क्या हो? लौह अयस्क हो। लौह अयस्क कौन कौन से? मैग्नीज हो, निकल हो, या फिर क्रोमाइट हो। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। क्या है? ये एक लौह खनिज है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए मैलिक अम्ल किसमें सर्वाधिक होता है? देखिए एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर बनते हैं। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैलिक एसिड सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है एप्पल में, यानी कि सेब में। अगर मैं बात करूं अदरक में, अदरक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो अदरक में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा? ऑक्सैलिक
एसिड, ठीक है। और मैलिक एसिड था आपका एप्पल में। नींबू की बात करें, नींबू, तो नींबू में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इमली, इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेब में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है। सबसे पहले क्लाउड सीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कृत्रिम वर्षा, ये इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश नहीं हो पाती है, तो सूखा ना पड़े, है ना, उस चीज को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा का। अब ये कृत्रिम वर्षा कराई कैसे जाती है, देखिए कुछ होते हैं जैसे सिल्वर आयोडाइड, इसका ऑप्शन होगा वैसे सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड है, एरोसोल है, ड्राई आइस है। इनको क्या करते हैं, जो बादल होते हैं ना उनके ऊपरी क्षेत्र में छोड़ा जाता है। कैसे, किसी वायुयान के माध्यम से। जब उस वायुयान के माध्यम से बादलों के ऊपरी क्षेत्र में किस किस को, सिल्वर आयोडाइड, एरोसेल और ड्राई आइस, जब इनको वायुयान के द्वारा छिड़काव किया जाता है या बिखेरा जाता है, तब होती है आपकी कृत्रिम वर्षा। तो इसके लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका सिल्वर आयोडाइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। आने वाली क्लासेस में हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ हम एक ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए आपने भी देखा, हमने एक क्वेश्चन में कई सारे जितने भी ऑप्शंस को हम डिस्कस कर सकते थे, हमने ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन से कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी करते रहिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखें। थैंक यू।